भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज भी हम दिखे नहीं रहे, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। रुक 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 रुक, ए लड़की रुक। तुझे किसी ने बताया नहीं कि जब सामने से कोई आता हो तो दूसरी तरफ घूम के मुंह छुपा लेना होता है? हाँ, इससे सामने वाले का दिन खराब नहीं होता। देख क्या रही है? चल मुंह घुमा उधर। देख 2-3 लोग आ रहे हैं, अपना मुंह घुमा ले। चल हट, रास्ता दे, हट हट जल्दी हट। चल। भीम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पहले तुम लोग दोनों इधर आओ, चलो। अब बताओ दीदी, जो भी कहना है। कल रात को तुमने कहा था ना कि मैं कैसे जीना चाहती हूँ, ये सोचूं। लोग आपको कैसे जीना देना चाहते हैं वो एक अलग बात है, और आप खुद कैसे जीना चाहती हैं वो एक अलग बात है। अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है, आई बाबा भी नहीं डांटेंगे कि मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई मुझे काम देता ही नहीं है। इसलिए अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहले मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी पढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब मैं पढ़ूंगी। ये लो किताब। मैं आपको यही कहना चाहता था कि पढ़ोगी तो मन लगा रहेगा। लेकिन माधवी, फिलहाल किताब छुपा लो, कोई देख लेगा तो पंचायत बैठ जाएगी। अच्छा, तो अब तुम विद्यालय जाओ, मैं घर जाती हूँ। दीदी, आपसे एक और बात कहनी है। अच्छा, बोलो। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन किताबें आपका साथ हमेशा निभाएंगी। सेठ जी, आप लोगों ने सुना क्या? अब क्या हो गया? यही कि उस छोटी जात की बस्ती के लोग अब रात रात बैठकर पहरा देने लगे हैं, इस डर से कि कहीं ऊंची जात के लोग मिलकर रात में उन पर हमला ना कर दे। अरे, और सुना यह भी है कि सबने मिलकर आवेदन दिया है कि उनकी सुरक्षा के लिए कस्बे में पुलिस की व्यवस्था की जाए। मतलब वो लोग सुरक्षा कवच बना रहे हैं? जो करते हैं उन्हें करने दो। सही मौका मिलने पर इलाके के पूरी छोटी जात वालों का एक साथ हिसाब कर देंगे। हमारे सामने उनकी हैसियत ही क्या है। वाला भैया, मैं जा रहा हूँ घूम घूम कर जूता चप्पल सिलने। शाम तक वापस आ जाऊंगा, फिर चलेंगे बाजा बजाने। हाँ, ठीक है। अब यही काम करेगा, जूता चप्पल सी झन 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 बाजा बजा। ए, तुम लोग ना ये सुबह सुबह मेरे सामने मत पड़ा करो।
दिन खराब हो जाता है मेरा। ए बालक, बकवास बंद कर। धर्म का विनाश करने पे तुला है तू। ज्ञान मत दीजिए, और अगर ज्ञान देना ही है ना तो इस चाय वाले को दीजिए। पता नहीं अपनी इस चाय में क्या मिलाकर पिलाता है सबको, कि जो भी इसकी दुकान पर आता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देख, तू हैसियत में रह, वरना ये गरम चाय तेरे। मंगेश, अपना काम करो, मैं समझाता हूं इसे। तू ना सुधर जा। तू जो ये घूम घूम के जूता चप्पल सिल के या पॉलिश करके जितना पैसा कमाएगा ना, उतना मैं तुझे दे दूंगा। ले, रख इसे और चुपचाप अंदर चला जा। ये ले। देख, तू माने या ना माने, हम माने या ना माने, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी ना कि सेठ धनसुख लाल का लड़का जूते चप्पल सिलता है। हम पे हंसेंगे लोग। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ। ये ले, रख ले और अंदर चला जा। ऐसा है कि हमारे जात के लोगों को ना पैसा ऐसे नहीं दिया जाता है, जमीन पर फेंक दीजिए। ले, उठा ले। जितने पैसे में मेरे बाप ने मुझे खरीदने की कोशिश की है ना, उससे ज्यादा कीमत मैं आपको दे रहा हूँ। इन पैसों से बहुत सारी चाय बन जाएगी, सबको पिला दीजिए। लेकिन हमारे जात के लोगों की हैसियत वाली बात ना बस अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये क्या बदतमीजी है? जो थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे। जूता चप्पल सिलवा लो, पॉलिश करवा लो। अरे, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? आई, जब एक बार खाना है तो कभी भी बना दूंगी। देख, तुझे खाना बनाना है तो बना, या तो भूखे मर, लेकिन आइंदा मैं नहीं बना कर देने वाली। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार, फीका है संसार। आज सच में अच्छा लग रहा है। एक बात समझ में आई, लोगों से मुंह फेरने पर नए रास्ते दिखते हैं। मेरे समाज वालों ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं, और दूसरी तरफ जब देखा तो पढ़ाई की दुनिया दिखी। शायद ये नई दुनिया ही मुझे जीने का दूसरा अवसर देगी, और ये सब भीमराव के कारण हुआ। धन्यवाद भीमराव। और हाँ, जैसा तुमने कहा था कि किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करनी चाहिए, तो मैंने मुस्कुराते हुए किताबें खोली है। आज दीदी ने खुद पढ़ने की बात की, मैंने अपनी किताबों ने पढ़ने दे दी।
बहुत अच्छा किया। आज तुमने अचार से भी ज्यादा अच्छी चीज दीदी को दी है। हाँ, आज मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। भीम, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है और तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। जब तुम बड़े हो जाना ना, तो अपनी सोच को इतना ही सच्चा और अच्छा रखना, वरना ये समाज में तो ज्यादातर लोगों की सोच बुरी ही है। ये किस छोटी जाति वाले बच्चे से बात कर रही है तू? दिमाग है कि नहीं? पता है किससे बात कर रही है तू? तो किससे बात करूं? हमारी जात में कौन है जो मुझसे बात करता है? किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में शांति बैठ सकती है। यानी कि मैं मरने से पहले ही खामोश हो जाऊं? लोग तो वैसे भी मुझसे बात नहीं करते हैं और तू भी तो नहीं सुनता है। सुनना जरूरी है क्या? आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी मर्जी, कैसे ही बात करूं, बेटा हूं इसका। फिर तो आपको इनके साथ ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। कोई अपनी आई से ऐसे बात करता है? तू चुप कर और मेरी बात सुन ध्यान से। नहीं रहूंगा चुप, और आप मेरी बात सुनिए। आपके पिता नहीं है, बस माँ है। जिस परिस्थिति में काकी जी रही है, ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है। और आप हैं कि उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। एक छोटी जात का बच्चा होकर ऐसे बात कर रहा है एक बड़ी जात के आदमी से? तेरी तो रुक, वरना क्या? छू के तो दिखा इसे। काश मैंने तुझे बहुत पहले थप्पड़ मार दिया होता ना, तो आज तू शायद सुधर गया होता। और हाँ, भीम तो छोटी जात का है, लेकिन तेरी माँ तो तेरी जात की है ना। फिर तू कौन सा अपनी माँ का सगा हो गया रे? लोग अपने घर के जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसे तू अपनी हाई के साथ करता है। ऊपर वाले ने तो मुझे सिर्फ एक बार विधवा बनाया, लेकिन तू लोगों के कहने पर हर रोज मुझे विधवा होने का एहसास दिलाता है। काश जिस दिन तेरे बाबा मरे उस दिन मैं भी मर गई होती तो अच्छा था। तू मुझे रोज इस तरह जीते जी तो नहीं मारता। तू अंदर चल। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को कैसे होना चाहिए ये बताता हूँ। तू एक विधवा होकर लोगों से यूं बातें करती रहेगी और मैं ताने सुनता रहूंगा। चल चल। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना बात। भीमराव, भीमराव, घर घर के झगड़े सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। लेकिन गुरुजी, एक बेटा अपनी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकता है? जब तक ये समाज उसके बेटे को अपनी माँ की महत्ता नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि विधवा अपशगुनी होती है, पापन होती है, तब तक बेटा ऐसा बर्ताव तो करेगा ही। उसके परिवार वालों ने और इस समाज ने बेटे को माँ का सम्मान करने के बजाय विधवा का अपमान करना सिखाया है। समझ गए? चलो, विद्यालय के लिए देर हो रही है, आ जाओ, आनंद आओ। पागलों की तरह तू हंस क्या रही है और तू कर क्या रही है ये? पापा, किताब पढ़ी हूँ, बहुत मजेदार कहानी है। तुझे अंदाजा है कि नहीं, अगर किसी को पता चला कि तू विधवा होकर हंस रही है तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे, बवाल मच जाएगा। एक विधवा को हंसना मना है, इसे पाप चढ़ता है। लेकिन नहीं, हंसी तो अंदर से आती है,
उसे कोई कैसे रोक सकता है? और हंसने वाली चीज पे हंसूगी ना, और ऊपर वाले ने हंसी बनाई है, फिर इस पे पाप कैसे चढ़ेगा? ये मुझे दे दो, मुझे दे। यही है ना तेरी हंसी की जड़? इस जड़ को ही खत्म कर देता हूँ मैं। आए बाबा, दिन रात मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, पढ़ लोगे तो मन लगा रहेगा। अरे तो पूजा पाठ में लगाना मन। और तू भूल गई, इन्हीं किताबों के कारण तू उस भीमराव से मिली थी, और तभी से हमारी, तेरी, कामदा की, सबकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। तू फिर से इन्हीं किताबों को पढ़ने की जिद कर रही है। इसे मैं अभी फाड़ करके इसे जला कर रख दूंगा मैं। भाऊ, भाऊ, तू जला इसे, तू जला। अभी आ रहा हूं मैं। मुझे पढ़ने दो ना, और पापा को भी समझाओ ना। आप लोग ने सब कुछ छीन लिया, अब किताब मत छीनो। भीमराव कहते हैं कि एक बार किताब से दोस्ती हो गई ना, फिर वो कभी साथ नहीं छोड़ती है। दे दो ना एक किताब, या फिर आप भी कह दो कि आप भी नहीं चाहती कि मैं फिर से खुश हूँ, फिर से जीना सीखूं। मैं घर के अंदर बाहर कहीं नहीं हंसूंगी। आप बस किताब दे दो। आई दे दो ना किताब। ले। लेकिन तेरे बाबा से छुपा कर पढ़ना, और हमेशा याद रखना कि मैं इस समाज में रहने वाली एक औरत हूँ, जिसे इस समाज के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है। तुझसे विधवा धर्म का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, साथ साथ मेरी मजबूरी भी है। लेकिन अगर उस धर्म को निभाते निभाते तुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती है, तो तेरी आई होने के नाते मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक बात याद रखना, अगर लोगों को पता चला कि तू पढ़ रही है तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। आई, ये जो हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है? ज़बान बहुत चलती है तेरी माधवी। अब देख कैसे तेरी जिंदगी नरक बनाती हूँ। तो फिर लो किताब। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था कि पढ़ोगे तो मन लगा रहेगा। किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में शांति बैठ सकती है। तू एक विधवा होकर लोगों से बातें करती रहेगी और मैं ताने सुनता रहूंगा। भीमराव, क्या बात है? जब भी विद्यालय में थोड़ी देर के लिए भी अवकाश मिलता है तुम एकांत में आके बैठ जाते हो। ऐसे परेशान रहोगे तो पढ़ाई कैसे होगी? क्या सोचते रहते हो? यही कि उस विधवा काके के बेटे ने पढ़ाई की होती तो वो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। विद्यालय इसलिए होते हैं कि लोग पढ़ लिख कर अपना जीवन संवार सके और उनका जीवन अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ जाए और उनको जीने का मतलब समझ आए। दीदी विद्यालय तो नहीं जा सकती, लेकिन वो सारे किताब पढ़ ले जो मैं पढ़ता हूँ, तो वो अपना जीवन संवार सकते हैं क्या? बिल्कुल भीमराव, हम शिक्षा चाहे जैसे भी प्राप्त करें, लेकिन उसकी रोशनी से हम अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। समझ गए? जी, और माधवी दीदी को उस रोशनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जीवन में चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है।
बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर निकलो। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ कैसे?